नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है 10 का दम का। सबसे पहले बात गुजरात से जुड़ी हुई खबर की करेंगे। गुजरात के सूरत में आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सूरत में लाल लपटों का माफ कीजिएगा आग की लपटों का तांडव देखने को मिला है। फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बता रहे हैं, दरअसल जानकारी मिली है कि सूरत में आग का तांडव देखने को मिला है। फर्नीचर की फैक्ट्री बताई जा रही थी जहां भीषण आग लगने की खबर सामने आई है और साथ ही साथ इस फैक्ट्री में जो सामान रखा हुआ था वो जल करके खाक हो चुकी है। ऐसी खबरें हैं। हालांकि इससे अनुमान जताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान फैक्ट्री ओनर को उठाना पड़ा है। फर्नीचर की फैक्ट्री बताई जा रही थी जिसमें आग लगी। हालांकि आग लगने के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो सामान इस फैक्ट्री में इस दौरान रखा हुआ था वो सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुजरात की सूरत से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर आग का तांडव यहां देखने को मिला। असम के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर के शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। वीजीआर यानी कि विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और पीजीआर यानी प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस की ओर से कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद माहौल और बिगड़ गया। भीड़ उग्र हो गई, पथराव शुरू कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर बाद में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के सीईएम तुलिराम रोंगहांग के घर पर हमला कर आगजनी भी की। इसके अलावा कई और पार्षदों के घरों को भी निशाना बनाया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। तो सर्दियों ने पहाड़ों पर दस्तक दे दी है। हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड और कश्मीर में पहाड़ियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हिमाचल के मनाली के पास मशहूर रोहतांग दर्रे में जमकर के बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया और बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों में खुशी छा गई। उधर लद्दाख का करगिल भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ नजर आया। तस्वीरें मन मोहने वाली है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ भी सैलानी खुशी से झूमते हुए देखे गए। उन्होंने सर्दियों की कभी ना भूलने वाली यादें संजोने के लिए बर्फ से ढके मैदानों में जमकर के आनंद उठाया। हुई है कि रास्ते खो गए हैं। इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ साथ उन लोगों को खुश कर दिया जो सोनमर्ग घूमने गए हैं। सैलानियों में गजब का उत्साह है। We came here to see snowfall. As of now, there is no heavy snowfall, but there is snowfall to see. We are very much excited to see these mountains full of snowfall, and we have good experience in Manali, and we explored all the street food, and also we explored all the mall road, everything. बारामूला के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटक झूम उठे। यहाँ 6 इंच तक बर्फ जमी है। घाटी में 48 घंटे का बर्फीला अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ कश्मीर में चिल्लाए कला के साथ कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। देखिए कैसे गुलमर्ग में चिल्लाए कला के पहले दिन
ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ से ढकी घाटी से वाहन गुजरते हुए दिखाई दिए। चिल्लाए कला कश्मीर में 40 दिन की कड़ाके की सर्दी का दौर होता है, जो हर साल 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता है। बर्फबारी के इस पहले दिन गुलमर्ग में पर्यटक भी बर्फ से ढकी घाटी का आनंद लेते हुए नजर आए। We came to explore Manali and all, Solang Valley and all, snow area. We have done I done zipline and ropeway, paragliding, everything. So it was very amazing, and we are getting so much of freeze and lot of adventuristic. So thing was very good. पुंछ में देखिए कैसे मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम हो रहा है, लेकिन जितनी बर्फ हटाई जा रही है उतनी ही बढ़ जाती है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बर्फ़ देखने मिली है काफ़ी, एंड पहली बार इतनी बर्फ़ देखी है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे 3 दिन से हैं। हमने अभी आज आखिरी दिन है हमारा। अंजनी महादेव के मंदिर गए थे हम लोग, एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छा ATV राइड हुआ हमारा, एंड वहाँ पे शिवलिंग देखा बर्फ़ का, ऊपर से वाटरफॉल जो शिवलिंग पे गिर रहा था वो देखा, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया बहुत। लद्दाख का लेह भी व्हाइट वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। देखिए यहाँ इतनी बर्फ के बीच लोग शहरों से कट गए हैं। कारगिल की चोटियां भी बर्फ से ढकी हुई दिखी। काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। जो भी यहाँ पर जगह है काफी क्लीन है और हाइजीन है, काफी मेंटेन किया हुआ है सबने ही यहाँ पर। गवर्नमेंट ने भी और लोकल टूरिस्ट लोकल लोगों ने भी काफी मेंटेन किया हुआ है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, हम जिसके लिए आए हमें फाइनली वो देखने को मिला। भीषण ठंड की वजह से श्रीनगर की डल लेक भी जमने लगी है। श्रीनगर में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी है। कलान ने पहले ही दिन बर्फबारी के साथ दस्तक दी है, वहीं कल शाम से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश। हालांकि अभी भी श्रीनगर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, जहां पे सिंथन टॉप, साधना टॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग के साथ साथ पहलगाम के हाई रीचेस पे बर्फबारी अभी भी जारी है। वहीं अगर हम बात करें मौसम विभाग का यही कहना है कि कल शाम तक ऐसे ही जम्मू कश्मीर में मौसम देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में अभी भी बारिशें का सिलसिला लगातार जारी है। यह सिलसिला कल शाम तक मौसम विभाग का कहना है जारी रहेगा। बर्फबारी की वजह से डल झील के पास पर्यटक बढ़ने लगे हैं। पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, शिकारे का मजा ले रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। From Hyderabad, and this is our first time experiencing this much snow. Hyderabad never experienced this much, and we was promised to go to Shankila, but still this place is good, and there's lot more snow coming now, and it's best time to watch here. I prefer everyone to come here and enjoy the Manali beach. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी हो रही है। सब कुछ सफेद सफेद दिखा, दूर तक बर्फ की चादर है। मनाली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। सैलानियों की चहल पहल से मनाली में रौनक है। वहीं कुल्लू में साल के आखिरी दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल का जश्न पहाड़ों पर मनाने की चाह में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्नो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्नो मिला है। कल तक हम लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग आना वेस्ट होगा। फाइनली स्नो मिल गया और इसी के लिए हम लोग आए थे, तो फाइनली सबसे ज़्यादा मन इनका था, तो मिल गया बस। नहीं तो अगली नेक्स्ट टाइम आना था, लेकिन इस बार में हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में चोटियों पर बर्फ देखी जा सकती है, तो केदारनाथ पूरा जम गया। यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रहा है, इस टाइम हम स्नो पॉइंट में हैं और लाइव स्नो हो रहा है, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं 4x4 गाड़ियों में। तो हम ज़िला प्रशासन का, DDMA का और BRO का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आज यहाँ पे जो गाड़ियाँ छोड़ी है। और आप देख सकते हैं लाइव स्नो हो रहा है, जगह जगह से टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ऐसा लाइव स्नो का एक्सपीरियंस होता है। और इस बार जो है यहाँ पे जो प्रशासन और BRO ने इस बार जो शिंकुला के एरिया में जो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलाउ किया है, तो इससे यहाँ पे पूरे टनल से लेकर यहाँ पे हम देख रहे हैं जगह जगह इतना टूरिस्ट फ्लो आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी न्यू ईयर क्रिसमस ईव होगा,
तो हमारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाले समय में भी इसी तरह विंटर टूरिज्म और प्रमोट हो। हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी महिलाएं हैं, सबको फायदा होना चाहिए। ये मौसम जहां पर्यटकों और कारोबारियों के लिए पहाड़ों में बहार लेकर आया है, वहीं खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गयी। श्रीनगर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते लगभग 1 दर्जन फ्लाइट्स के आने जाने को कैंसिल करना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि कम विजिबिलिटी और खराब मौसम की वजह से दोपहर तक फ्लाइटों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। आशीष दीक्षित, न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर कोर्ट में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे एक युवक और युवती के साथ जमकर मारपीट होने लगी। बताया ये जा रहा है कि युवती का पति और उसके परिजन युवक और युवती का पीछा करते हुए कोर्ट परिसर तक पहुंच गए। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, पहले कहा-सुनी हुई और फिर मामला मारपीट में तब्दील हो गया। बताया ये जा रहा है कि युवती पहले से ही शादीशुदा है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मामला हिंसा तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मारपीट का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्री और युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रही एकता अग्रवाल को अब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नई जिम्मेदारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मंत्री पद का दायित्व दिया है। अपनी बात को हर मंच पर बेबाकी से रखने वाली एकता अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर भुवनेश टाक ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने हाल ही में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए राजनीति में, तो उनकी कार्यकारिणी में भी इसी तरीके से काफी महिलाओं को जगह दी गई। उसमें से एक बड़ा नाम है एकता अग्रवाल जी, जो शुरू से ही संगठन के प्रति समर्पित रही है और संगठन में उनके द्वारा दिए गए योगदान, उनकी कार्यशैली और उनकी भावनाओं को देखते हुए उन्हें प्रदेश मंत्री का जिम्मा दिया गया। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकता जी मौजूद है। एकता जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज इंडिया की ओर से बहुत-बहुत बधाई इस पद के लिए। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसमें कहा जाता है कि आपको पद नहीं दिया जा रहा है, आपको दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी जो है, उसकी एक विचारधारा है कि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय, व्यक्ति अंतिम। तो हम इसी विचारधारा के साथ काम करते हैं और हमारे यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, दायित्व होता है, पद नहीं होता। और जो कार्यकर्ता का जो दायित्व है, वो सबसे बड़ा होता है। तो कार्यकर्ता का दायित्व मानते हुए हम पार्टी की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अभी आपको जो ये जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है, इसके पहले भी आप हमेशा एक्टिव रही है, चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मालवीय नगर की, या प्रदेश की बात करें, या पार्टी के जो भी कार्यक्रम दिल्ली में रहे हो, प्रदर्शन रहे हो। अब इस नई भूमिका को किस तरीके से देखती हैं? अब मतलब कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? देखिए, ज़िम्मेदारी बहुत दोहरी है, क्योंकि हमेशा दायित्व रहा, कार्यकर्ता के नाम पे भी बहुत सक्रिय रूप से मैंने काम किया और पूरी निष्ठा के साथ काम किया। लेकिन अभी जो ये दायित्व मिला है, वो बड़ा दायित्व है और उसके साथ-साथ ये दायित्व इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सरकार में हैं। जब सरकार में होते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। आपको हर कदम बहुत सँभल के रखना होता है, क्योंकि आपकी जवाबदेही संगठन के प्रति तो है ही, जनता के प्रति भी होती है। तो उस समय संगठन और सत्ता का समन्वय कैसा हो, मुझे लगता है ये हर कार्यकर्ता की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं कहती हूँ एक दोहरा दायित्व और नैतिक ज़िम्मेदारी ये मेरी बनती है। बहुत-बहुत धन्यवाद एकता जी, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एकता अग्रवाल जी, जो हाल ही में प्रदेश मंत्री
पद पे ये सुशोभित हुए हैं और ये जिम्मेदारी इनको मिली है। लंबा राजनीतिक अनुभव है, पार्टी में जिस तरीके से इन्होंने काम किया और पार्टी के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया, उससे ये बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता अगर समर्पित होकर कार्य करे, तो वो किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ भुवनेश टॉक, न्यूज इंडिया, जयपुर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज किया है और इसी को लेकर दिल्ली वीएचपी से सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार गुप्ता से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीएचपी दिल्ली के। सर, एक बड़ा प्रदर्शन कल होने जा रहा है बांग्लादेश के उच्चायोग पर। क्या कुछ बीएचपी की रणनीति है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे रहेंगी, कौन कौन इसमें शामिल होने? जब से बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ है, तब से लगातार धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर वहाँ के हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और अभी जो तात्कालिक घटना हुई है, उसमें एक घटना जो सबके संज्ञान में आई है कि एक हिंदू नौजवान को पेट से लटका करके फांसी दे दी गई सार्वजनिक रूप से। और जो घटनाएं अभी तक समाज के सामने नहीं आई हैं, हमें उन घटनाओं के बारे में भी जो पता चल रहा है कि वहाँ लोगों को घर के अंदर बाहर से दरवाज़ा बंद करके और पूरे घर को जला दिया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से नरसंहार है हिंदुओं का खुलेआम। और सारे जो मानवाधिकार संगठन हैं वो चुप हैं, सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इसके ऊपर मौन हैं। जो अपने आप को दुनिया के बड़े देश कहते हैं, जो युद्ध रोकने के नाम पर अपने आप को पारितोषिक प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस पर चुप हैं। तो इस प्रकार से हिंदुओं को जिस प्रकार से वहाँ मारा जा रहा है, महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में हम एक प्रचंड प्रदर्शन कल करना चाहते हैं। और हमारी मीडिया से भी अपील है कि वो भी लोगों को उस प्रदर्शन में आने के लिए आग्रह करे, क्योंकि हमारा एक दिन का समय दान किसी एक हिंदू का जीवन दान बन सकता है। इसके लिए हमने लोगों से आग्रह किया। वहीं कितनी संख्या में जो है जो हिंदू संगठन है कल पहुंचने वाले हैं, और मान लीजिए अनुमति नहीं दी गई वहां प्रदर्शन करने की, जो कि हो सकता है कि सेंसिटिव को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, वहां रोक दिया जाए पहले ही आप लोगों? हाँ, देखिए, हमें लगता है कि एक 500 से 1000 संख्या वहाँ रहने की हमको अपेक्षा है। लेकिन जिस प्रकार से हमने सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को और रामलीला समितियों को, कावड़ सेवा संघों को, छठ की समितियों को भी, हमने सब हिंदू संस्थाओं को आग्रह किया है कि ये कोई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रदर्शन नहीं है, ये हिंदुओं का प्रदर्शन है। तो सबको अपनी पूरी शक्ति के साथ इसमें भागीदारी करनी चाहिए। तो मैं एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपको ठीक से संख्या तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहेंगे। जहाँ तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन यदि अनुमति देगा तो भी प्रदर्शन होगा, प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो भी प्रदर्शन होगा। अनुमति मिली है कि नहीं अभी तक? जनरली आपको पता है कि जो प्रशासन है दिल्ली का, मैं तो दिल्ली के संदर्भ में जानता हूँ, वो ऐसे मामलों में अनुमति देते ही नहीं है ना। वो ठीक समय पर कभी अनुमति दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, जैसा उनको लगता है। अब ये क्योंकि एक इंटरनेशनल मैटर है, तो हो सकता है प्रशासन को थोड़ी दिक्कतें आए, लेकिन जो भी दिक्कतें हैं, हमें तो हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठानी है और हम उठाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप सुरेंद्र कुमार गुप्ता साहब को सुन रहे थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीएचपी दिल्ली के। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे अनुमति दे दिल्ली प्रशासन या फिर अनुमति ना दे, उसके बावजूद भी बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं के पक्ष में वीएचपी और तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर गौतम बुद्ध नगर में आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर जिले भर में निगरानी रखेंगे। आबकारी विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी शराब की दुकानें तय नियमों और समय के अनुसार ही संचालित होंगी। ओवर रेटिंग, बिना लाइसेंस बिक्री और अवैध शराब की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, फार्म हाउस और निजी पार्टियों पर भी विशेष नजर रहेगी। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कंचन भारद्वाज ने जिला गौतम बुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार से खास बातचीत की। सुनवाते आपको। साल को लेकर आबकारी विभाग की क्या तैयारियां हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार जी मौजूद हैं। सर, न्यू ईयर को लेकर, क्रिसमस को लेकर क्या तैयारियां आपकी तरफ से? न्यू ईयर और जो क्रिसमस हमारा समारोह होता है, जो वो है, उस समय काफ़ी लोग हमारे बार्स में और लोग फेस्टिव मूड में भी रहते हैं। तो वो सभी लोग अपना इन सभी नए ईयर को और क्रिसमस को सुरक्षित ढंग से एंजॉय कर सकें, इसके लिए आबकारी विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हम लोगों ने 7 टीमों का गठन किया है और जिसमें वो अभी सभी अपने अधिकारिता क्षेत्र में पुलिस विभाग से और प्रशासन के सहयोग से सभी जगह निरीक्षण करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके की कोई अवैध मदिरा का वहाँ पे बिक्री ना हो सके, कोई सेवन ना कर सके। इसके अलावा जितने भी जगह पे वहाँ पे लोग फंक्शंस करते हैं या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सब लोगों को हमारी आपके माध्यम से अपील है कि बिना आबकारी के लाइसेंस के कोई भी इस तरह का उसमें लिकर का सेवन ना करें। सर, लाइसेंस कहाँ से मिलेगा उनको? अगर कोई अपने घर में पार्टी करता है या अपने फार्म हाउस में पार्टी करता है तो कैसे लाइसेंस मिलेगा उसको? लाइसेंस ऑनलाइन उनको हमारे आबकारी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है और ऑनलाइन ही उनको करना होता है, उनको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कई कैटेगरीज़ भी हम लोगों ने इस पर की आबकारी नीति में हम लोगों ने लाया है। जैसे कोई अगर अपने घर पे पार्टी करना चाहता है अपने स्वयं के प्रॉपर्टी पे, तो उस पे हम लोगों ने जो लाइसेंस की फ़ीस रखी है वो बहुत ही कम रखी है, वो केवल मात्र 1,000 रुपये का है। इसके अतिरिक्त अगर वो कहीं रेस्टोरेंट में या किसी सार्वजनिक जगह पे करना चाहता है, पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ पे भी वहाँ पे 11,000 रुपये का लाइसेंस है। इसके अतिरिक्त अगर जो RWAs हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे क्लब एरिया में या कहीं पे वो करना चाहते हैं तो RWA की अनुमति से वहाँ पे केवल 4,500 रुपये का लाइसेंस हम लोगों ने किया है, ये सबको फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये थी मेरे साथ जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आप जो बाहर की शराब है, जो अंतर्राज्यीय शराब है, उसका सेवन बिल्कुल न करें, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी की वजह से दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने तापमान को कई डिग्री तक गिरा दिया है। कड़ाके की सर्दी ने बेसहारा लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ा दी है। सड़कों पर रहने वाले बेसहारा लोग इस सर्दी में सबसे ज्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश शासन के सख्त निर्देशों के तहत कोई भी गरीब, मजदूर या निराश्रित रात में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर में संचालित रैन बसेरों यानी शेल्टर होम्स में खास व्यवस्थाएं की हैं, जिसका जमीनी हकीकत जानने के लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इन शेल्टर होम्स का औचक निरीक्षण किया। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली NCR के क्षेत्र में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। राज्य सरकार ने लगातार गरीब लोग, ऐसे निर्धन लोग, आश्रित लोग जो सड़क पर मजदूरी करते हैं, रात को सोने के लिए जगह तलाश करते हैं, उनके लिए शेल्टर होम बनाने की व्यवस्था करी है। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त साथ में मौजूद हैं। समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनको छत की ज़रूरत है। ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसा ना हो कि छत को लेकर कोई व्यक्ति बीमार पड़े या किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाए। सर, रात के 12 बजने जा रहे हैं, आप खुद मौके पर पहुँचे हैं, क्या वजह रही थी इस औचक निरीक्षण की? देखिए, गाज़ियाबाद एक दिल्ली NCR का प्रमुख शहर है। यहाँ बहुत रोटेटिंग पॉपुलेशन रहती है, बहुत लोग दूर दराज से आते हैं और जैसा कि अभी हमने देखा भी, कई जगह से लोग पेपर देने आए हैं, एग्ज़ाम के लिए आए हैं, कोई CISF के पेपर के लिए आया है, कोई किसी और पेपर के लिए आया है, और भी अन्य लोग अपने वोकेशन से, अपने काम के लिए उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। हमने देखा साउथ से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी को भी
ठंड के प्रकोप से, शीतलहर के प्रकोप से सफ़र ना करना पड़े, इसलिए गाज़ियाबाद नगर निगम ने 10 परमानेंट और 8 टेम्परेरी, टोटल 18 नाइट शेल्टर्स, रैन बसेरों का सेटअप किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, महिला पुरुष सबके लिए व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। अलाव भी आज मैंने देखा, मैं 4 जगह मैं स्वयं घूमा हूँ। मैंने कौशाम्बी से शुरू किया, उसके बाद रेलवे स्टेशन भी गए, आनंद विहार भी गए, और अब हम यहाँ पे पुराने बस अड्डे के पास संतोष मेडिकल के सामने हैं। यहीं नगर निगम का मुख्यालय भी है। इन सारे 4 प्रमुख स्पॉट्स पे काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, तो जनरल फीडबैक अच्छा है, लोगों को सहूलियत मिली है, कंबल भी पर्याप्त हैं, साफ़ सफाई भी मैंने देखी है, अलाव भी है, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठंड है, लेकिन मेरे ख्याल से उतनी ठंड नहीं है कि अभी हीटर्स ऑन कर लें, लेकिन हीटर्स की भी व्यवस्था यहाँ पे है, और इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल ही हमारे साथ थे नगर आयुक्त विक्रम मलिक, जिन्होंने बताया है कि रात को औचक निरीक्षण सिर्फ निरीक्षण नहीं रहा था, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो सड़क पर आश्रित हैं, जिनको वास्तव में शेल्टर की जरूरत है। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एक गंभीर और परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज के लिए आए एक मरीज के साथ डॉक्टर की ओर से मारपीट का आरोप लगा। आरोप है कि एंडोस्कोपी कराने पहुंचे मरीज अर्जुन पवार के साथ पहले बदतमीजी की गई और फिर बहस के बाद डॉक्टर ने मारपीट तक शुरू कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि एंडोस्कोपी से पहले मरीज को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिस पर वो दूसरे वार्ड में एक बेड पर लेट गया। इसी दौरान कथित तौर पर डॉक्टर वहां पहुंचे और मरीज से दुर्व्यवहार करने लगे। घटना की जानकारी फैलती है, अस्पताल में भारी भीड़ जुट गई और तीमारदारों ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग शुरू कर दी। मरीज के परिजन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। आज एक जो पेशेंट थे पल्मोनरी मेडिसिन में आज ओपीडी बेसिस पर अपना ब्रोंकोस्कोपी करवाने आए थे, वो ओपीडी पेशेंट थे और उनका ब्रोंकोस्कोपी हुआ। उसके बाद उनको कहा गया कि 2 घंटे के लिए आप रेस्ट कीजिए, कहीं बैठ जाइए और 2 घंटे के बाद आपका एक एक्सरे दोबारा होगा। वो उसी के मद्देनज़र वहाँ से 2 घंटे से वो वेट करना पड़ेगा। वो पल्मोनरी वार्ड में चले गए। वार्ड के अंदर वैसे मैक्सिमम हमारा जो रहता है प्रोटोकॉल वो इंडोर पेशेंट्स का रहता है, जो इंडोर पर्ची जिसका इंडोर एडमिशन बनता है वो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो गए, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। इन द मीन टाइम जो हमारे इंडोर के डॉक्टर्स थे, सीनियर रेजिडेंट थे, उन्होंने उनसे पूछा होगा कि क्या आप यहाँ कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मेरा ऐसे ऐसे टेस्ट है और कुछ वहाँ शफल हुआ। उसके बाद उनके पास आपस में कुछ जो वीडियो के अकॉर्डिंगली जो हमने देखा है, अभी डॉक्टर का भी हमने वर्जन लेना है कि थोड़ा उनमें आपस में कहा सुनी होगी और धक्का मुक्की भी हुई है थोड़ी। तो उसी के बाद हमने अपना आईजीएमसी ने अपनी जो अपनी रिपोर्ट थी, प्राथमिक रिपोर्ट थी, वो हमने एक बनाई, जिसका कि हेड हमारे एचओडी चेस्ट एंड टीबी थे, डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट उसके मेंबर थे और नर्सिंग स्टूडेंट उसके मेंबर थे। सरकार के ध्यान में ये मामला था। सरकार ने हमें तत्पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेल्थ मिनिस्टर का हमें ऑर्डर्स आए कि इस पर जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दीजिए। उसी के अंतर्गत हमने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अभी सरकार से आदेश आए हैं कि एक कार्रवाई करते हुए अभी वो डॉक्टर को टिल फर्दर ऑर्डर सस्पेंशन में रखा गया है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन फिक्स किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।